हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो चलिए आइए अब हम नॉवल के पार्ट नंबर 68 की तरफ बढ़ते हैं। मैं आपकी और अपने आइस की कसम खाता हूँ, इस बार मैं आपको हारने नहीं दूंगा। इस बार हार महविश अफंदी का मुकद्दर बनेगी। आदि की पुरस्तम और ब्राइबी अवाबा मिरोसा खामोशी से अपनी जगह पर बैठी रही थी। उसने एक नजर भी आदि की तरफ नहीं देखा था। वो इन शहद रंग गहरी आंखों में देखने का हौसला नहीं रखती थी। वो जानती थी इन आंखों में उसके लिए दर्द और मोहब्बत का एक तंदो तेज तूफान उठ रहा होगा, जो लम्हों में उसे अपने साथ बहा कर लेकर जाएगा। इसलिए वो इन आंखों में देखने से कुतरा रही थी। पहले ही वो अपने गम व गुस्से के हाथों से बहुत कुछ कह चुकी थी। कुछ भी था, वो शख्स आज भी उसके लिए अहम था। उसे दर्द में देखने का हौसला अब भी मिरोसा के अंदर नहीं था। आदि ठीक कह रहा है भाभी, आप मुल्तान मत जाएं, क्योंकि वहां अब आपको और आयस सेफ नहीं है। क्या आप जानती हैं, आयस को आपके घर से ही किडनैप करके बेच दिया गया था, वरना एक घर वाले का ही ये काम था। फाहिम भी मध्यम आवाज में बोला था। उसकी टोन मेहरोसा के इंकशाफ पर मुकम्मल चेंज हो गई थी। अब वो बद किरदार से वो दोबारा भाभी बन गए थे। उसके वाह पर मेहरोसा ने झटके से सर उठाकर उसको देखा था, जबकि आरफा भी ये सुनकर हैरान रह गए थे। ये क्या कह रही हैं आप? हर किसी को अपने जैसा घटिया और गिरा हुआ समझती हैं आप लोग। मेरे घर से कोई मेरे बच्चे को किडनैप करके बेच देगा, वहां ऐसा कोई भी नहीं है। मैं 2 साल से वहां पर रह रही हूँ और आयस वहीं पर पैदा हुआ था। जब आप जैसे नाम के रिश्ते उसके पास नहीं थे, तब भी वहां सब उससे बेगर्ज प्यार करते थे। कौन बेचेगा उसे? मेरोसा बर्मी से बोलती। उसके इस तरह का बोलने पर रकीम, फाहिम और हालिब का चेहरा मिट्टू में फीका पड़ा था, जबकि उनकी बीवियां मेरोसा के तल्ला अंदाज पर उसे हैरत से देखने लगी थी। वो कितने तहजीक अमेज अंदाज में उनके शोहरों के मतलब बात करते। माही बीबी ठीक कह रही है, हमारे घर में सब अपने छोटू से बहुत ही प्यार करते हैं भाई। आरफा भी जज्बाती अंदाज में बोली थी। आरफा, आपके कजन मुद्दसा ने आयस को किडनैप करके अपने दोस्त इफ्तिकार हुसैन को चंद पैसों के लालच में बेच डाला था, और वो दोनों अब पुलिस स्टेशन में है। हालिब ने आरफा को देते दर पर्दा मिरोसा को जताया था। मुद्दसा का नाम सुनकर आरफा और मिरोसा भी शशतर रह गए थे, जबकि आदि आयस को सीने से लगाया सर झुकाकर खामोश बैठा था। कल आपको मुल्तान जाने की जरूरत नहीं है। हलीमा आंटी खुद कल यहाँ पर आ रही हैं। हमने उन्हें भी मदरसा के बारे में बता दिया, और मदरसा के माँ बाप भी इसके बारे में जान चुकी है। बल्कि उनके रूम के अलमारी से वो रकम भी मिल चुकी है, जो मदरसा ने इफ्तिहार से लेकर अपनी बीवी से छुपा कर रखे थे। उसकी बीवी ने वो सारा पैसा मुल्तान पुलिस के हवाले कर दिया। इस बार रकीम तफसीलन बोला था। मुझे यकीन नहीं आता मदरसा भाई ऐसा कैसे कर सकती हैं। आरफा को वाकई सदमा हुआ था। यह दुनिया है और यहाँ सब कुछ हो सकता है। क्या हम सब सोच सकते थे कि मैं भी चची अपनी नफरत निभाने के लिए इतना कुछ शिकार गुजरेंगी? रोहान ने जवाब दिया था। वो कब से खामोश बैठा मिरोसा और आदि की बातें सुन रहा था। तभी मिरोसा ने चौंक उसको देखा था। फहीम का बेटा रोहान के सीने लगा हुआ सो चुका था, जबकि हालिब के दोनों बेटे भी उसके दोनों टांगों पर सर रख के सो गए थे। इस वक्त वो मुकम्मल तौर पर बच्चों की आया बना हुआ था। सफीन और हालिब भी चौंक कर रोहान को देखा था। वो अपने बच्चों को बेआराम सोता देखकर एक एक करके इन दोनों ने रोहान के गोद से उन्हें उठा लिया था। मैं बाहर गाड़ी में हूं फहीम, बाहर ना फरकत को मुझसे ले लेना। रोहान फरकत को गोद में लिए बोलता हुआ उठ खड़ा हुआ था, और फहीम ने इस बात में सहला था। आयस भी आदि के सीने से लगा हुआ सो रहा था। आदि के सर में इस वक्त फिर वही मनूस दर्द दोबारा उठने लगा था। कल से अब तक वो मसरूफियत के बायस दवाई नहीं ले सका था। इस वक्त उसके सर में दर्द के धमाके हो रहे थे, मगर वो सर झुकाए वैसे ही बैठा दर्द बर्दाश्त कर रहा था। मिरोसा ने झुककर आयस को आदि से लेना चाहता, मगर आदि ने बेटे के गिर्द गिर्द मजबूत कर दी थी। उसको मेरे पास ही रहने दे एंजल, मैं अपने साथ उसको सुला लूंगा, आदि धीमी आवाज में बोला था। मगर ये रात को बीच में बार बार उठता है, परेशान कर देगा। मिरोसा ने नजरें चुराते झूठ बोला था, और आरफा बेसाता चौंक उसको देखने लगे थे। मिरोसा आदि से झूठ बोल रही थी। आयस रात को बेसुध होकर जो सोता था तो सुबह की खबर लेता था। नींद के मामले में आयस बिल्कुल मिरोसा पर था। वो माँ की तरह ही बहुत ही पक्की नींद सोता था। बस सुबह से कुछ पहले वो दूध के लिए उठता था। कोई बात नहीं, आई विल मैनेज, आदि ने धीरे से मुस्कुराते हुए मिरोसा से कहा था, और आयस को लिए उठ खड़ा हुआ था। पहले वो रूम में जाकर मेडिसिन लेना चाह रहा था, ताकि दर्द से फटते हुए सर को सुकून मिल सके। शुक्र था कि रोहान बाहर चला गया था, वरना अभी आदि के चेहरे पर पहले तकलीफ देता तासा देखकर वो दोबारा से उसकी क्लास लेने बैठ जाता। हम लोग चलते हैं अब आदि, काफी रात हो गई है। घर में मामी और डैड को भी नहीं बताया, वो फिक्र कर रहे होंगे। हालिब ने सोए हुए आयस के गाल पर प्यार से हाथ फेंक कर आदि से कहा था, और सफीन को बैठ चलने का इशारा करने लगा। सफीन इस बात में सारे लाते हुए उड़कर मिरोसा के पास चले आए थे। आदि आयस को लेकर रूम में चला गया था। आयस को अपने पैर पर लटा कर उसने जल्दी से मेडिसिन ली थी, और आयस को एहतियात से कंफर्टर उड़ा कर बाहर निकल आया था। बाहर वो तीनों खड़े एक दूसरे से बातें करते, और मिरोसा अपनी बहनों से मिल रहे थे।
वो तीनों घर जाने को उठ खड़ी हुई थी। हम कल आएंगे महरू, तुम भी अब रेस्ट करो। सफीन एक तरफ से मिरोजा के गले लगते हुए बोलती, एक साइड उसने अपने बेटे को गोद में उठा रखा था। तभी आयशा ने उसे इशारे से मिरोजा के पास बैठने को कहा था और खुद दूसरी साइड उसके बिल्कुल पास बैठ गई थी। साथ ही आवाज देकर सनम को भी पास बुलाया था। किसी भी बात को लेकर अब डरने की या परेशान होने की जरूरत नहीं है महरू। हमें पहले सच्चाई की खबर नहीं थी, मगर ये यकीन था कि हमारी बहन गलत नहीं हो सकती। भले सब कुछ ना सही, मगर थोड़ी बहुत हकीकत हम जान चुके हैं। अभी मजीद भी तुमने बहुत कुछ पूछना है, बहुत से सवाल अब तक तशना है, खासकर तुम्हारी फहम के सवाल, रकीम भाई और हालिब भाई से नफरत। मगर इस वक्त हम चलते हैं, कल आएंगे। आशा का अपना दिल अब तक छोटी बहन के दुख पर कुड़ला रहा था। वो मिरोसा के पास सोफे पर बैठी उसे बराही हुई आवाज के साथ ही सरगोशाना अंदाज में बोलती। सफीन और सन्ना भी महरोसा का हाथ दबाकर उसे अपने साथ का यकीन दिलाता। आशा, ठीक कह रही हूँ महरो, क्या ऐसी कोई बात है जो तुम हमसे छुपा रही हो? मैं सुबह से देख रहा हूँ तुम फहीम भाई का नाम ले रही हो, हालिब और रकीम भाई की तरफ ही नहीं देख रही हो, जबकि ये सब 2 साल पहले तक तुम्हारे लिए भाई थे। सफीन भी आशा से मुतफिक थी और सुबह से अपने दिमाग में शोर मचाता सवाल मिरोसा से पूछ बैठे थे। इस सवाल पर सन्ना भी चौंक कर मिरोसा को देखने लगे थे। उसने अभी भी मिरोसा की जुबान से अपने अपने शोहरों के लिए घटिया और गिरा हुआ लफ्ज सुना था। कुछ सवालों के जवाब हमें वक्त बेहतर तौर पर दे देता है सफी, इस सवाल का जवाब भी तुम्हें मुझसे बेहतर वक्त देगा। मिरोसा की आवाज भी सरगोशी से ज्यादा बुलंद ना थी। वो चारों अपनी बीवियों से कुछ दूर खड़े एक दूसरे से बातें करते, बल्कि बातें तो बस वो तीनों ही कर थे। आधे तो बस सच का खामोश खड़ा उन्हें सुन रहा था, जबकि फहीम की चोर नजरें अपनी शेरनी उसकी बहनों पर टिकी हुई थी। वो अपने महसूस अंदाज में आंखें सुखाकर इन बहनों को सरगोशियां करता देख रहा था। लगता है हम भी जल्द फंदे में फंसने वाले हैं रकीम। फहीम अपने पास खड़े रकीम के कान में घुस कर बोला था। रकीम ने भी चौंक कर सामने मौजूद इन सारी बहनों को देखा था। अरफा वहां नहीं थी, शायद किचन में आयस का दूध वगैरह लेने गए थे, जो उसे आदि के रूम में रखना था। कुछ देर पहले ही आदि ने उसे आयस की बोतल दूध की बोतल अपने रूम में रखने को कहा था। मिरोसा सनम के कान पर झुकी उसे कोई बात कर ही रही थी कि रकीम ने बेचैन होकर सनम को आवाज दी थी। सनम, उठ जाए प्लीज, प्रिंसेस परेशान हो रही है। रकीम अपने कांधे से लगी रायका को थपथपकाते हुए बोला था। ओके चलें। सफीन, आयशा चलो। सनम ने बाद में सफीन और आयशा को भी बारी बारी मिरोसा से मिलती हुई उठ खड़ी हुई थी और एक नजर अपने शोर पर डालती बाहर निकल गई थी। बीवियों को बाहर जाता हुआ देखा वो तीनों भी आदि को बाय बाय करते हुए तेजी से साथ ही बाहरी दरवाजे की तरफ लपके थे। मुझे ऑफिस से आए हुए कुछ ही देर हुई थी जब अनाबिया घर आई थी और उसने हमें बताया था। फहीम तो घर से मेरे सामने ही अच्छा हादसा गया था। मुझे क्या पता था कोई कम बात मेरे बच्चे के साथ ये सब कर जाएगा, वरना मैं उसे जाने नहीं देता। फरमान साहब रिहान साहब को बता रहे थे। वो जैनब के साथ जैसे ही यहाँ पर आए थे, उनके पीछे पीछे रिहान शाह, फातिमा शाह, शहरियार साहब, अनाया, हूर और मानूर, आयजाज साहब भी चले आए थे। हबीबा पे तबीयत की वजह से नहीं आ पाई थी। उसका 9वां महीना चल रहा था और घर के सारे बच्चे भी उसी के पास थे, जबकि महविश अफंदी हमेशा की तरह अपनी ही मसरूफियात में बिजी थे। उन्हें शहरिया साहब भी काल भी काटे थे, मगर फोन नहीं उठा रहे थे। वो इन बाप बेटे से कल से ही नाराज थी। फरमा साहब रिहान शाह से बात कर ही रहे थे कि तभी उनकी नजर जैनब पर पड़ी थी। जैनब प्लीज आप तो मत रोएं, फहीम सही हो जाएगा, इस तरह रोने से आपकी तबीयत खराब हो जाएगी। फरमान साहब बेसाता जैनब को टोक गए थे। वो फरहान के सीने पर सर रखकर बेआवाज रो रहे थे। फहीम के अलावा रोती हुई जैनब भी उनके जब्त का करवा इम्तिहान बनी सामने मौजूद थे। उनके जब्त का करा इम्तिहान बनी सामने मौजूद थी। एक तो वो हाई बीपी की पेशेंट थी और दूसरा फरमान साहब ने अपनी 31 साल शादीशुदा जिंदगी में कभी उनकी आंखों में आंसू नहीं आने दिए थे। वो आज भी उनसे इसी तरह इश्क करते थे। अंदर मेरा बेटा इतनी बुरी हालत में पड़ा है और आप कहते हैं रो मत। जैनब रोते बोलती। तभी हालिब उनके पास आकर बैठ गया था और उनको अपने साथ लगा लिया था। फूफो, अपना शेर इतना कमजोर नहीं है, ये छोटी मोटी चोटें उसका कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे, देखिएगा अभी हादी और रूहान बाहर आते ही आपको गुड न्यूज देंगे। हालिब जैनब को तसल्ली देता हुआ बोला। ये सब कैसे हुआ हालिब? आदि, रकीम, कुछ पता है तुम लोगों को? फहद ने वार्ड के बाहर बेचैनी से टहलते हुए अचानक बोल उठा था। हमें नहीं पता फहद भाई, लेकिन मुझे एक बार पर हैरत हो रही है कि बाइक के आहर अचानक कौन ऐसा जीदा शख्स पैदा हो गया जिसने फहीम पर इस तरह हमला किया और वो बच कर निकल गया। उससे भी बड़ी हैरत की बात यह है कि फहीम किसी से इस तरह चुपचाप मार खा लेगा, इम्पॉसिबल। हालिब हैरत का इजहार करता बोला था। और ये तो घर का हर बंदा जानता है कि फहीम मार खाने वाली पार्टी तो नहीं था, वो तो 100 को मारकर मरने वालों में से था। वो जो भी था अल्लाह उसको समझेगा
اس کے ہاتھ نہیں ٹوٹے میرے بچے کو مارتے ہوئے۔ فاطمہ بھی غصے سے بولتی، فاطمہ چچی، آغا بیٹا اتنا شریف بالکل نہیں ہے۔ اس بچے نے بھی کئی بار اس سے کہیں زیادہ اچھی طرح دھلائی کر کے کتنے گدوں کو دھوبی کاٹ میرا مطلب ہے کہ ہاسپٹل پہنچایا۔ مجھے پورا یقین ہے یہ اپنے فہیم کا نیا کارنامہ ہے۔ آپ مجھ سے لکھ کر لے لے، یہ حادثہ کسی غیر کی وجہ سے ہو ہی نہیں سکتا۔ یہ کسی بہت قریبی جانے والے کا کام ہے جس سے خود فہیم نے جان بوجھ کر مار کھائی ہے۔ میں 101% شورٹی سے کہتا ہوں اس کی مرضی کے بنا کوئی مائی کا لال اسے ہاتھ لگا ہی نہیں سکتا، کیونکہ فہیم کسی سے مار کھانے والی آسامی نہیں ہے۔ ہاشم نے فاطمہ کی بات سن کر اپنے سٹائل میں انہیں وضاحت دی تھی۔ وہ بھی ابھی کچھ دیر پہلے ہی ہاسپٹل آیا تھا۔ اس کی بات سن کر زینب اور فاطمہ حیران ہو گئی تھی۔ حالانکہ اس بابت تو سارے مرد حضرات بھی کب سے سوچ رہے تھے کہ فہیم کسی سے ایسے کس طرح مار کھا کر آ گیا۔ کچھ ہی دیر بعد گھبرائے ہوئے زاویہ شاہ بھی ریحا کے ساتھ ہی ہاسپٹل چلے گئے تھے۔ وہ دونوں شام کو ہی ہاشم کے ساتھ ہی ریحا کے ماموں زاد کے یہاں پر گئے ہوئے تھے۔ وہاں پر آج ریحا کے کزن کے بیٹے کی منگنی تھے۔ فرمان، کیا ہوا میرے بچے کو؟ زاویہ شاہ پریشان سے بولے تھے، جبکہ ریحا زینب کے پاس بیٹھ گئی تھی۔ یہ ہاسپٹل ہادی کا تھا، اس لیے وہ سب یہاں پر راحتہ میں بیٹھے بنا کسی مداخلت کے باتیں کرتے۔ جہاں کا سٹاف زاویہ شاہ، ہاشم اور غالب کو اچھی طرح جانتا تھا کہ ہادی سر کے فیملی ممبرز ہیں۔ پتہ نہیں زاویہ، یہ لوگ کیا کرتے پھرتے ہیں اور پریشان ماں باپ کو کرتے ہیں۔ تمہارا شیر مار کھا کر اندر پڑا ہے۔ مجھے شدید حیرت ہو رہی ہے، آخر وہ کون ترام خان تھا جو کہ فہیم کو مارنے کی جرات کر گیا؟ فرمان صاحب بھی پریشان سے بولتے، اور فہیم بہترین ایتھلیٹ تھا، عادی کے ساتھ باکسنگ کی پریکٹس پہ کرتا تھا، حالبی کے ساتھ مارشل آرٹ بھی سیکھتا تھا، ساتھ ہی جم میں رکیم سے کوچنگ لیتا تھا۔ ایک بار فارم ہاؤس پر حالب نے کمپٹیشن رکھا تھا جس نے اس نے اپنی اکیڈمی کے اسٹوڈنٹ کے ساتھ اپنے ٹرینرز کو بھی بلایا تھا۔ وہیں سب لوگ گھر والے بھی تھے۔ حالب سمیت فہیم، عادی اور رکیم بھی کمپٹیشن میں پارٹیسپیٹ کر تھے، اور ان سب کی حید کی انتہا نہیں رہی تھی، جبکہ اکیلے فہیم نے اکیڈمی کے اسٹوڈنٹ کے ساتھ ہی حالب کو بھی نہ صرف ہرایا تھا بلکہ ٹرینر کو بھی ٹف کمپٹیشن دیا تھا۔ تبھی سے زاویہ شاہ نے خوش ہو کر اسے شیر کا ٹائٹل دیا تھا، اور اب ان کا شیر اندر شکار ہوا لیٹا تھا۔ زاویہ صاحب بھی فرمان درانے کی بات سن کر سوچ میں پڑ گئے تھے۔ واقعی اس وقت ان کے شیر کی حالت بہت ہی خراب تھی۔ روحان اور ہادی کے چہروں سے پریشان لگ رہے تھے۔ انہیں ڈاکٹرز کے ساتھ ہی فہیم کے وارڈ میں گئے کافی دیر ہو گئی تھی، مگر ابھی تک وہ دونوں واپس نہیں آتے، نہ ہی فہیم کی کوئی خیریت ملی تھی۔ اب تو حالب، رکیم اور عادی بھی فکر مند ہو گئے تھے۔ تبھی عادی کا فون بجنے لگا تھا۔ وہ سب سے ایکسکیوز کرتا وہاں سے ہٹ کر سیڑھیوں کی طرف بڑھ گیا تھا۔ کسی ان نون نمبر سے کال آ رہی تھی۔ عادی نے کچھ سوچتے ہوئے کال پی کی تھی۔ ہیلو، وہ ہاسپٹل کا خیال کر کے ہلکی آواز میں بولا تھا۔ ہیلو عادی، میں میروسا بول رہی ہوں۔ دوسری طرف سے یہ چہکتی ہوئی آواز سن کر عادی کو خوشگوار حیرت نے گھیر لیا تھا۔ میروسا آپ؟ واؤ، آپ نے مجھے کال کی، مجھے یقین نہیں آ رہا۔ عادی خوشی سے بے حال ہو گیا تھا۔ عادی، مجھے پاپا نے بتایا ہماری شادی ہو رہی ہے، میری اور آپ کی شادی۔ آپ کو پتہ ہے مجھے کتنی خوشی ہو رہی ہے؟ عادی، میں سارے ڈریسز اپنی پسند کے لوں گی شادی پر، اور جویلری بھی اپنی پسند کی، اوکے؟ ہم ساتھ ہی شاپنگ کرنے چلیں گے۔ میروسا کی خوشی سے چہکتی ہوئی آواز عادی کے دل میں اترتی چلی گئی تھی۔ عادی کا دل و جان اپنی اینجل پر قربان تھا۔ ہاں مائی لٹل اینجل، شور، وائی ناٹ، ہم ساتھ ہی چلیں گے۔ عادی نے تو یقین دلایا تھا۔ تبھی رکیم نے اپنے پیچھے سے آواز دی تھی، عادی، فہیم کو ہوش آ گیا۔ عادی نے مڑ کر پیچھے دیکھا تھا اور اشارے سے رکیم کو ویٹ کرنے کا کہتا فون کی طرف متوجہ ہو گیا تھا۔ جی اینجل، ہیلو میروسا، ہیلو، بولے نا اینجل، چپ کیوں ہو گئی ہیں؟ کیا ہوا؟ عادی بولا تھا۔ عادی، کس کو ہوش آ گیا؟ کیا ہوا ہے؟ کوئی بیمار ہے کیا؟ میروسا نے رکیم کی آواز سن کر لی تھی۔ ہاں، وہ فہیم ایڈمٹ ہے ہاسپٹل میں اینجل۔ عادی نے میروسا کو فہیم پر اٹیک اور اس کے بعد کا پورا قصہ سنا دیا تھا، ساتھ ہی عائشہ اور فہیم کے ملنے کی خبر بھی دے ڈالی تھی، جسے سن کر میروسا حیران رہ گئے تھے۔ واٹ؟ عائشہ مسٹر فہیم سے ملی تھی؟ شاکنگ! مگر عادی، عائشہ تو آج ہی عثمان، صفین اور عارفہ کے ساتھ ہی شاپنگ پر گئی تھی، اور شام کو گھر پر بھی وہ عثمان کے ساتھ واپس آئی تھی۔ پھر وہ مسٹر فہیم سے کہاں ملی؟ اور مسٹر فہیم کو کون مارے گا؟ کچھ پتہ نہیں چلا کس نے یہ کیا ہے سب۔ اور مسٹر فہیم عائشہ سے کب ملے؟ میروسا کی شوق سی آواز سن کر عادی مسکرایا تھا۔ اینجل، ابھی کچھ نہیں پتا، فہیم کو ہوش آ گیا۔ اب یہ سب کچھ کیسے ہوا، کس نے کیا، یہ وہی بہتر بتا سکتا ہے۔ ہم لوگ اسی کے پاس ہاسپٹل میں ہیں، عادی نے اسے تفصیل سے بتایا تھا۔ او عادی، کون سے ہاسپٹل میں ہے مسٹر فہیم، اور اب کیسے ہیں وہ؟ میروسا نے فکر مندی سے پوچھا تھا۔ عادی نے ہاسپٹل کا نام بتا دیا تھا۔ ہاسپٹل کا نام سنتے ہی میروسا نے اسے جلدی سے اللہ حافظ کہہ کر فون کاٹ دیا تھا، اور عادی بھی پلٹ کر
फहीम के वार्ड की तरफ बढ़ गया था। इन सब के जाने के बाद वो आरफा के साथ अपने बेडरूम में चली आई थी। आदि का बेडरूम उनके रूम के साथ ही था। वो एक बार सोने से पहले आयस को देखना चाहती थी, मगर आदि के रूम में जाते हुए अजीब सी झिझक माना थी और इसलिए वो खामोशी से अपने रूम में आ गई थी। अभी वो अपनी चेयर से उठकर बेड की तरफ बढ़ ही रही थी कि आरफा ने उसे एक ड्रेस ला कर दिया। माही बीबी, चेंज काले, कल से आप अब तक इसी सूट में हैं। आरफा उसे बेहद खूबसूरत सिल्की स्काई ब्लू नाइटी देती हुई बोली थी। नाइटी प्रिंटेड के पिंक रेशमी फ्लावर का दीदा शेप डिजाइन बना हुआ था। कांधों से सीने तक की चोली के स्टाइल में नेट के बड़े बड़े फूल उस तरह से बने हुए थे कि उन्होंने नाइटी के ब्लू पार्ट को तकरीबन छुपा दिया था। फुल स्लीव्स की कलाइयों तक आती आस्तीनों पर भी ऐसे ही फूल बने हुए थे। बाकी नाइटी कमर से पैर तक प्लेन थे। उस प्लेन सिल्क की लंबी कमीज पर चोली के निचले हिस्से से फूली हुई पिंक कलर की नेट फ्रॉक स्टाइल में ज्वाइन की हुई थी और अंदर की सिल्की स्काई ब्लू कमीज सीधी थी, जबकि ये नेट खूब घेरेदार फ्रॉक की तरह थी। बिलाशुबा नाइटी बेहद खूबसूरत और महंगे थे। ये कौन लाया आरफा? वो सवाल पूछना बेकार था। उसे पता था ये कौन ला सकता है, मगर फिर भी वो आरफा से सुनना चाहती थी। ये मुझे सनम बीबी ने दी थी। उन्हें आदिल भाई ने कहा था कि आपने कल से अब तक एक ही जोड़ा पहना हुआ है, इसलिए वो आपके लिए कपड़े और ये नाइटी लेकर आई है। आरफा ने सनम से यही कहा था। तभी वो मिरोसा को भी वही बता रहे थे, जबकि मिरोसा जानती थी कि सनम हाली हाथी घर आई थी और सनम से यह सब आदि नहीं कहा होगा। तभी सनम ने आरफा से भी झूठ कहा था। लेकिन ये वक्त बहस या इतराज का नहीं था। शायद तो यही था कि उसके पास कपड़े नहीं थे और उसे अब अपने इन कपड़ों से उलझन भी हो रहे थे। कपड़े न होने की वजह से वो आज नहाई भी नहीं थी, इसलिए सब उसने चुपचाप आरफा से नाइटी ले ली। आरफा, मुझे बाथरूम जाना है, नहा कर सोंगे, मिरोसा आरफा से बोलती और आरफा इस बात में सर हिलाती हुई उसे बाथरूम में छोड़कर खुद चली गई थी। और फिर आधे घंटे सुकून से नहाने के बाद बाथ रोब पहनते हुए मिरोसा ने आरफा को आवाज दी थी। वो दोबारा उसे सहारा देकर बाहर ले आए थे। आरफा, तुम भी कल से ऐसे घूम रही हो? सनम मेरे लिए जो कपड़े लेकर आई हैं उनमें से नहाकर तुम भी कोई जोड़ा पहन लो। बाथरूम से बाहर आकर आरफा से चेहरा बिठाने लगी थी। तभी मिरोसा ने एक नजर आरफा के कपड़ों पर डालते हुए कहा था, हाँ मैं भी पहनूंगी ना, मगर पहले आप ड्रेसिंग रूम में चले, आपके लिए वहां पर एक सरप्राइज है। आरफा ने मुस्कुराकर कहते हुए बिना मिरोसा का जवाब सुने उसकी चेयर को घुमाया और उसे लेकर ड्रेसिंग रूम में आ गए थे। ड्रेसिंग रूम में सामने वाली दीवार में बड़ी बड़ी दीवार के जैसी स्लाइडिंग अलमारियां बनी हुई थी। अलमारियों के स्लाइडिंग डोर पर मिरोसा की बड़ी बड़ी तस्वीरें प्रिंटेड थे। दाएं तरफ की पूरी दीवार पर जमीन से छत तक मिरर लगा हुआ था, जबकि तीसरी और सामने की दीवार प्लेन थे। मिरोसा स्लाइडिंग डोर पर लगी अपनी तस्वीरों को बागौर देख रही थी कि तभी अचानक रूम की लाइट ऑफ हो गई। माही बीबी, अब इस मिरर को देखे माही बीबी, अंधेरे में आरफा की आवाज गूंजी थी। तभी मिरोसा ने मुड़कर मिरर वाली दीवार को देखा था। अंधेरे में अब शीशे की जगह मिरोसा की बड़ी सी मुस्कुराती हुई तस्वीर जगमगा रहे थे, जो लाइट बंद होते ही ऑटोमेटिक 3D लाइटिंग से जगमगाने लगे थे। देखा माही बीबी कितनी खूबसूरत है? ये सब आदल भाई ने न जाने कितनी मेहनत से तैयार किया होगा। और पता है ये सब सिर्फ इसी रूम में नहीं है। आप अभी आदल भाई के रूम में नहीं गए, वहां भी यही हाल है। आपकी इतनी ढेरों पिक्स हैं, पूरे कमरे घर में आप छाई हुई है, इसलिए इस घर के रूम से मैं किसी भी मर्द को जाने की इजाजत नहीं है। 2 छोटी उम्र के लड़कों को लेकर सफाई के लिए सिर्फ नजमा जाती है, बाकी शायद यहाँ पर बाकी किसी भी मर्द को रूम में जाने की इजाजत नहीं है। हर रूम को आदर भाई लॉक करवा कर रखते हैं। अंधेरे में आरफा की आवाज गूंज रही थी, लाइट ऑन करो आरफा, देर हो रही है, तुम भी नहाकर आप सोने लेटो। मिरोसा आरफा की बात नजरअंदाज करके गहरी सांस भरते हुए सर्द आवाज में बोले, अच्छा मैं करती हूँ। आरफा की मायूस आवाज पर मिरोसा ने कोई ध्यान नहीं दिया था। लाइट ऑन होते ही आरफा मिरोसा को लेकर अलमारी की तरफ चली गई थी। अलमारी खोलते ही मिरोसा के ढेरों कपड़े लाइन से हैंग किए हुए टंगे हुए थे, जिसे देखकर मिरोसा को यकीन हो गया था कि ये नए काम इस एक शख्स के सिवा और कोई कर ही नहीं सकता। तो ये सब सनम लाई है? क्यों आरफा? जहां तक मुझे याद है सनम हाल ही हाथ आई थी और एक बार भी उठकर मेरे पास से कहीं नहीं गए थे। फिर ये सामान वो कब लेकर आए? मिरोसा की ठहरी हुई आवाज पर आरफा छटपटा गए थे। मुझे नहीं पता माही बीबी, सनम बीबी ने मुझे शाम को बताया था कि आपके कपड़े वो लाई हैं और सब अलमारी में सेट करवा दी हैं। मुझे तो कुछ देर पहले नजमा यहाँ पर लेकर आए थे ये सब दिखाने। आरफा ने वही कहा जो सच था। ठीक है, तुम इसमें कंफर्टेबल सा कोई भी ड्रेस ले लो, बल्कि एक काम करो, ये नाइटी तुम ही पहन लो। मिरोसा ने आरफा के हाथ में थमाई, जो कि वो कुछ देर पहले दोबारा यहीं पर आ गए थे। नहीं नहीं माही बीबी, मैं इस तरह के कपड़े नहीं पहनती और ये तो वैसे भी सनम बीबी आपके लिए लाई हैं। मैं ये सूट ले लेती हूँ, सिंपल और हल्का है। आरफा एक सफेद रंग का रेशम की कढ़ाई वाला सूट हाथ में लिए बाहर जाने लगे थे। आप चेंज कर ले माही बीबी,
मैं बस 5 मिनट में आती हूँ। आरफा बाहर जाती जल्दी से बोलती और मिरोसा असबाब में सर हिलाने लगी थी। उसने एक नज़र अपने वाले हानि को देखा था। उसके कपड़ों के सिवा ज़रूरत का सारा सामान अंदर मौजूद था, यहाँ तक कि ज़ाती नोयत का भी तमाम सामान अंदर पड़ा था। तभी इन चीज़ों को देखकर तो मिरोसा का दिमाग ही घूम गया था। बेशरम, छछोरा इंसान, लोफर। मिरोसा ने दिल ही दिल में आदि को इस तरह के पुराने अलकबात के साथ कुछ नए आज़ादी तकमे भी दिए थे। फिर वो चेंज करके जल्दी से बाहर आ गई। अपने बाल सुलझाने लगी थी, जो कि पहले की तरह आज भी उसके लिए दर्द सर बन जाते थे। उफ, ये बाल मुझसे नहीं सुलझते। मम्मा की कसम ने आज तक मुझे बांध रखा है। वो झंझलाकर सोचते हुए दोबारा से अपने बालों को सुलझाने लगी थी, जो मुश्किल से सही मगर सुलझ गए थे। तब तक आरफा भी नहा कर आ गए थे। चले माही बीबी, मैं तो बहुत ही थक गई हूँ, अब सोऊंगी, आप भी लेट जाए। आफा माही की चेयर को धकेलती बेड तक लेकर आई थी और उसे बेड पर लटा कर लाइट ऑफ करके खुद भी सोने के लिए लेट गए थे। कुछ ही देर में उसके हल्के हल्के गहरी सांस बढ़ते हुए हराटे भी रूम में गूंजने लगे थे। वह वाकई बहुत थक गए थे, लेकिन मिरोसा का अब भूख से बुरा हाल था। दिन में भी उसने कुछ खास नहीं खाया था। रात में सनम, आयशा और सफीन के साथ बातों में वो सब भूल गए थे, जबकि आदि ने कितनी बार उसे टोका था कि वो खाना खा ले, मगर उसने आदि के बात पर ध्यान नहीं दिया था और अब भूख से चूहे पेट में जंग लग रहे थे। इसी वजह से उसे नींद भी नहीं आ रहे थे। उफ, क्या करूं, इतनी भूख लगी है। आरफा भी सो गई है, उसे भी उठाना अच्छा नहीं लग रहा। क्या करूं, क्या खुद चली जाऊं? वो ज़रेला बड़बड़ाती हुई एक नजर आरफा पर डालकर बेड से उतरने लगी थी। आरफा करवट लिए सो रहे थे।